सर नमस्कार, मैं नीता बात कर रही हूँ एसबीआई बैंक से। आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। I lost probably 75% of my life savings, approximately $300,000. While we have the responsibility for protecting US citizens, FPI does not have the authority to operate in foreign land. ये आंकड़ा यदि आप स्केल करें इसको तो लाख करोड़ तक भी हो सकता है। जो पढ़े लिखे रहते हैं ना जी, वे इसमें हो जाते हैं। ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए अभी नू पुलिस एक लाइव रेड कंडक्ट कर रही है, रेड पे जा रही है और हम साथ में हैं। कहाँ है वो? पकड़ पकड़ पकड़। सर आपको एक OTP आया होगा, तो आपको अलर्ट पे रहना है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हर रोज आपको दिन में 4 से 5, 10 से 12, 25 से 30 कॉल आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे कि क्या आपको अपने एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन पे टॉपअप चाहिए, क्या आप अपनी कार बेचना चाहते हैं, क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराना चाहते हैं, या फिर क्या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्या आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, और कुछ वीडियो कॉल्स। और ये हर रोज हो रहा है। हर रोज भारत में 20,000 भारतीय साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। हम इस वक्त पीवीआर में हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है साइबर क्राइम पे, इनसाइड इंडियाज ओटीपी माफिया, नू से न्यूयॉर्क तक। आप सब लोगों ने जामताड़ा देखी होगी ओटीटी पर। वही साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके चेहरे बदले हैं, पर वो सब कुछ वही काम है जो रोज हो रहा है। वही विक्टिम्स हैं और हर रोज हम लोग वल्नरेबल हैं। मैं, आप कोई भी, सारे ब्यूरोक्रेट्स। आपको लग रहा होगा कोई मंत्री जी हैं तो मंत्री जी के साथ स्कैम नहीं हो रहा है। हाल ही में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको एक सेक्सटॉर्शन का कॉल किया गया, पर वो मंत्री जी हैं तो पुलिस ने जो अक्यूज थे उनको पकड़ लिया, लेकिन आम लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जिनकी जिम्मेदारी है हमारे पैसों को सहेज के रखना, हमें न्याय दिलाना, और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जिनके पास फोन है, जिनके पास इंटरनेट है, वो इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ ममता सिंह जी हैं जो कि ADGP हैं लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा पुलिस की। हमारे साथ रोहित सिंह सर हैं जो सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर्स। इनका ताल्लुक हमसे है और हम सब लोग कंज्यूमर हैं। ममता जी भी, अमित दुबे जी देश के सबसे अच्छे साइबर एक्सपर्ट्स में से एक हैं। सबसे पहले अमित जी, हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा भी हैं। साइबर क्राइम कोई अछूता नहीं है हमारे देश में, सबके लिए अलग मॉडस ऑपरेंडी है। जिसके जेब में 500 रुपए है तो साइबर क्रिमिनल सोच रहा है कि उससे 500 रुपए कैसे ले लिए जाएं। जिसके पास 5,000 है वो 5,000 कैसे ले लिए जाए, 50 लाख, 50 करोड़। ये डॉक्यूमेंट्री जब बना रहा था तो मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने कर लिया, उनकी फैमिली से मिले, और वो इतने शेम में जिंदगी जी रहे हैं कि वो सामने आके बोलना नहीं चाहते हैं। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई हमारे देश में और वर्ल्ड के लिए। देखिए, और ये लगातार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा भोपाल के अंदर एक फैमिली ने पूरा सुसाइड किया। 2 बच्चे हैं उनके, पति पत्नी दोनों ने लोन ऐप के चक्कर में। इसी तरह कुछ बच्चों का आपने देखा होगा PUBG के चक्कर में भी सुसाइड हुआ था। और ये जो सेक्सटॉर्शन है इसमें भी सुसाइड हुए हैं। लोग इतना ज़्यादा डर गए, घबरा गए, क्योंकि कोई भी रेपुटेशन जो हमारे यहाँ है सोसाइटी में सबसे बड़ी स्टेक होती है, और यदि उस पर आप वार करते हो तो सामने वाला कमज़ोर हो जाता है, और उसके बाद वो पैसा भी देता है। पुलिस के पास जाने से भी डरता है, क्योंकि पुलिस के नाम से ही धमकाया जा रहा होता है। समझ में नहीं आता। और वैसे भी यदि वो ज़िंदगी भर कभी पुलिस के पास नहीं गया है तो उसको उस समय बड़ी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस के पास जाके कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं और समझाऊं। तो ये एक सोसाइटल साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इशू है, और उस वजह से सेक्सटॉर्शन सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम हो गया है। लेकिन जो एक और चीज़ है कि हर दिन मोडस ऑपरेंडी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। अभी आप सेक्सटॉर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, कल वो कुछ और करेंगे, फिर कल कुछ और करेंगे। तो लोन ऐप था, फिर सेक्सटॉर्शन था, पहले OTP फ्रॉड थे, लिंक फ्रॉड थे, ई-कॉमर्स फ्रॉड हैं, सोशल मीडिया वाले फ्रॉड हैं, डिफेमेशन कर देना है। तो ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका दायरा इतना बड़ा है कि हर कोई उसमें आ ही जाता है। जो आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपका मुझे OTP चुराना है तो ऐसे 10 तरीके आपको फ्रॉड GPT बता देता है कि कैसे बिना फ़ोन टच किए आप OTP उड़ा सकते हो। तो हर किसी के पास एक्सेस है, तो ये लोग वहाँ से सब सीख कर अप्लाई करते हैं और लोगों के पैसे उड़ाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उस वजह से थोड़ा अनकंट्रोलेबल हो गया है। इंडिया में इंटरनेट फ्री है लगभग, और कोई पाबंदी नहीं है इंटरनेट पे।
आप अमेरिकन की तरह बोलना चाहते हैं तो यूट्यूब में अवेलेबिलिटी है, आप रशियंस की तरह बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है। ममता जी, आप हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की इंचार्ज हैं इस समय, डीजीपी हैं, सीएम हैं, और आप देख रही हैं नूह हरियाणा का एक साइबर क्रिमिनल्स का एक नया स्पॉट बन गया। जामताड़ा पीछे हो गया है, 15% लगभग साइबर क्राइम नूह से हो रहा है, और मेवात रीजन से लगभग 35%, भरतपुर है राजस्थान में, यूपी में मथुरा है, और 35 से 40% दिल्ली, मतलब दिल्ली से 500 किलोमीटर के एरिया में 60% से ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। नूह में हमने डॉक्यूमेंट्री में शूट किया इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ, ये वहाँ रहते हैं और बॉर्डरिंग एरिया है, तो वो कॉल हरियाणा में रहते हैं, वो जाएंगे 10 किलोमीटर पर यूपी का बॉर्डर है, यूपी में कॉल करेंगे, सिम तोड़ के वापस हरियाणा में आ जाएंगे। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है उनको पकड़ना, और नूह हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है, और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, इनसे हम मिले, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? जैसे आपने अपने जो सवाल में काफ़ी चीज़ों का जवाब दे दिया कि चुनौती क्रॉस बॉर्डर कर जाते हैं, क्रॉस बॉर्डर, और क्योंकि साइबर क्राइम की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पुलिस के आगे ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम है। अब महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात बैठा, बल्कि जैसे आपने दिखाया आपकी डॉक्यूमेंट्री में कि जो यूएस में बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ से बैठे बैठे वो लोग ठगी का शिकार कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जो ये पर्टिकुलर, क्योंकि हम मेवात की बात करते हैं, नूह की बात करते हैं, नूह में एक मेजॉरिटी, जो एक मेजर तबका है, एक बड़ा तबका जो है वहाँ ड्राइवरी का काम करते हैं। नूह की मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा उसके और थोड़ा डिटेल में लेकर के जाऊँगी कि नूह जो है, जैसा आपने कहा कि इतना दिल्ली के पास है, गुड़गांव के अगर मैं फ्रिंज एरिया से देखूँ तो बॉर्डर से नूह मुश्किल से 20 किलोमीटर के अंदर है। तो ये भी कितनी अजीब बात है कि एनसीआर के इतने, जो साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, उसके 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका है जो इतना पिछड़ा हुआ है कि जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ बहुत अच्छी शिक्षा के संस्थान नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ का एक आम व्यक्ति, जो एक यूथ है, इतनी आसानी से यूट्यूब और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए और दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है। पर इसमें आगे मैं आपको एक और बात लेकर के चलती हूँ कि अगर मैं नूह की बात करती हूँ तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का क्राइम वो कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा और पीछे थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो ये एक बहुत हैरान और कमाल करने वाली बात है कि डिस्पाइट कि इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी नूह के जो युवा हैं उन्होंने शुरू से एक लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में ठगी का शिकार नया 98 में मैंने इस कैडर को ज्वाइन किया। 98 से लेकर के अगर मैं आज 2023 की बात करती हूँ, एडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। जैसे समय के साथ, परिवेश के साथ हम इतनी जल्दी एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम इतनी जल्दी नहीं बदल पाए, नई टेक्निक्स को हमने अडेप्ट नहीं किया। लेकिन नूह की जो ठगी की अगर मैं बात करती, पहले टटलू गैंग के नाम से प्रसिद्ध थे, सोने की ईंटें बेचा करते थे, कॉर्नर आपको देते थे और बाद में पूरा सोने की ईंटें लेकर के जाते थे जो नकली होती थी। समय बदला, लोगों में ग्रीड होती है, लोगों की नीड होती है, लोगों की ग्रीड, नीड और ईज ऑफ लाइफ, ये तीन ऐसे हमारे जो है फास्ट ग्रोइंग लाइफ में हमारी ज़रूरतें हैं और उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। नीड और ग्रीड का ये कि समय बदलने के साथ वो सोने की ईंटों से बदलते बदलते वो ठगी का दूसरा उन्होंने रूप लिया। प्लास्टिक दाना जैसे आपको सस्ता मिलेगा, ज़मीन आपको सस्ती मिलेगी, आपको कुछ कोई भी प्रोडक्ट दुनिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान के, मैं इनवेरिएबली 4 से 6 टीमें हमारी पूरे इंडिया की नूह में आकर के सर्च के लिए बैठी होती थी, क्योंकि व्यापारी को बुलाया जाता था सस्ते सामान के लिए, उसको हॉस्टेज कर लिया जाता था और छोड़ने के बदले में हवाला से पैसा लिया जाता। वो जो अब कोविड में फिजिकल ट्रांजैक्शन बंद हो गया, फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया, वी मूव, जब हम जैसे कंज्यूमर जब मूव किया इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो भी मूव कर गए। तो ये जो एक कहते हैं कि क्राइम की तरफ जो उनका जो टैलेंट है वो तो शुरू से था। हैरानी की बात है कि हमसे अधिक उनके अडेप्टेबिलिटी और उनके स्विच करने की स्पीड देखिए कि तुरंत वो स्विच ओवर कर गए। और आज नतीजा ये है कि साइबर क्राइम में जामताड़ा से बहुत आगे मुंह निकल चुका है। बिल्कुल, जामताड़ा से आगे निकल गए हैं नूह में। सर, आपसे बात करेंगे, बहुत सवाल हैं पुलिस वालों से, लेकिन सर कंज्यूमर अफेयर्स आप डिपार्टमेंट है, आप उसके सेक्रेटरी है। पूरे देश में हम कंज्यूमर हैं और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ला रही है, हमारा डेटा जो फ़ोन में है वो सुरक्षित ही नहीं, मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है हर चीज़। मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा और वो क्या कर रहा हूँ उसके लिए सब उसको पता है, साइबर क्रिमिनल को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेटा चला जाता है। तो सर वो कंज्यूमर के लिहाज से
हमें इंटरनेट तो मिल गया, फोन तो मिल गया, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गए क्योंकि हमारा पैसा ही सुरक्षित हो गया। तो डिजिटल इंडिया तो बन रहे हैं, पर उस डिजिटल इंडिया में हम उसी डिजिटल तरीके से ठगे भी जा रहे हैं। वो हम लोग कैसे बचें या सरकार कैसे कदम उठा रही है धीरे धीरे? देखिए, किसी भी मुद्दे के इस तरह की चीज़ों के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव और दूसरा आफ्टर द इंसिडेंट हैज़ टेकन प्लेस। तो जब इंसिडेंट हो जाता है तब तो मैडम के विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले वील हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है क्रिएटिंग अवेयरनेस। कंज्यूमर हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज़ टू बी अवेयर ऑफ नॉट शेयरिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक सर्कुलर निकाला, हमें ये शिकायत आई थी हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कि कुछ जो शॉप्स हैं वो स्पेशली इन द मॉल्स दे आर इंसिस्टिंग ऑन अ फोन नंबर बिफोर द परचेज इज कंप्लीट। So we told them, no, you cannot do this unless the person himself is giving their express consent. So privacy की आपने बात करी, अब जो सोशल मीडिया पे दिन में 50 बार पोस्ट कर रहा है उसकी प्राइवेसी के लिए आप क्या कहेंगे? So you have to be yourself very cautious as to what you share on the digital medium. But इन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट्री में कहा, I remember his sentence, that you know we are interacting so much digitally that it is very difficult, almost impossible to be careful all the time. Yeah. I still remember, and that's a very good sentence that he spoke on your documentary. Now, I want to focus on the other aspect. जब crime का जो softer part है, जैसे I handle e-commerce. Now, e-commerce में हमने देखा प्लेटफॉर्म में, हमने अभी सारे Amazon, Flipkart और सबको बुला के उनको वार्न भी किया है। सबसे ज्यादा ठगी होती है OLX पे Right. सेकंड हैंड चीजें बेचने में सबसे ज्यादा ठगी होती है। There is a phenomenon now called, we are issuing guidelines also next week on dark patterns. When consumer is doing a transaction on e-commerce, he is also being nudged in a different direction. You know, you are pressing that cross and you are not coming out of the site. You subscribe और उसके बाद से you get out of the subscription, वो आपको सब्सक्रिप्शन से बाहर नहीं जाने दे रहा है। आपने एक चीज़ खरीदी 500 रुपए की, जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो उसमें 10 रुपए का बीइंग ह्यूमन आपसे बिना पूछे ऐड किया जा रहा है। ऑल दिस इज लीडिंग टू समथिंग विच इज नॉट लीगल एंड वी कॉल इट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस। वी आर नॉट अ पुलिस डिपार्टमेंट, बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बिहेव। एंड नॉट ओनली ई-कॉमर्स, वी हैव जस्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। किसी के 20 लाख फॉलोअर हैं, 25 लाख फॉलोअर हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जो सामने देख रहा है उस रील को, उसको पता नहीं कि ये पैसा लेके बोल रहे हैं या उनका ऑनेस्ट ओपिनियन है। बिकॉज टेलीविजन में तो पता लग जाता है कि ये विज्ञापन है और ये न्यूज़ है, हालांकि वो भी आजकल थोड़ा डिफिकल्ट है पता करना। बट इन सोशल मीडिया इट इज़ इम्पॉसिबल। सो वी हैव सेड दैट इफ़ यू हैव टेकन मनी और एनी मटीरियल बेनिफिट, then you have to disclose. The other aspect which we released only last week is about this health influencers. ये वाला प्रोटीन खा लो, इससे ये हो जाएगा। So we are asking them कि you have to tell whether you are a doctor or a nutritionist when you are offering this advice in terms of usage of a product. So I am giving these softer examples because ये सारे ही धीरे धीरे आपकी information लेके when you transact, then it results into a crime when the guy knows that you have money in your bank or insurance, जैसे अभी सर बता रहे थे। So net what I am trying to say is the consumer has to be very careful. The e-commerce platforms have to behave. पहले जब कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता था वो किनारे की जो मोहल्ले की दुकान है उससे शॉपिंग करता था, तो अगर कुछ खराब हो गया तो एक आँख की शर्म होती थी, वो दुकानदार भी बदल देता था। फोन पर गाड़ी से लेके आप सुई तक ले लीजिए, सब्जी मिर्च से लेके धनिया तक आपके घर पे आ जाता है। एक लास्ट आंकड़ा देके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उस पर 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें आती हैं एवरी मंथ, विच ऑल्सो इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। देयर मस्ट बी मैनी कंप्लेंट्स। उसमें जो ई-कॉमर्स की शिकायतों का प्रतिशत है वो पिछले साल 4 सालों में 8 से बढ़ के 40 हो गया। मीनिंग कि 1 लाख शिकायत जो मेरी पिछले महीने आई उसमें से 40 से 50 हज़ार ई-कॉमर्स से रिलेटेड थी। दैट शोज द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर दैट हैज चेंज्ड in favor of these e-commerce platform vis-a-vis the consumer. So it is our responsibility now to strengthen the consumer rights, which we are trying, and hopefully once that is addressed, of course crime will continue. जैसा इन्होंने भी कहा या शायद उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि
जो थीफ होता है, जो क्रिमिनल, ही इज द आर्टिस्ट, पुलिसमैन इज जस्ट द क्रिटिक, ही कम्स आफ्टर द आर्ट हैज बीन परफॉर्म्ड। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एच.एस. धालीवाल साहब हैं, स्पेशल सीपी हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हैंडल कर रहे हैं। साइबर क्राइम जो है दिल्ली में जो हो रहा है, इनकी जिम्मेदारी है। आप एफबीआई के साथ काम कर रहे हैं, आप अमेरिकन को जो ड्यूप कर रहे हैं उनको पकड़वा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे उन्होंने कहा कि वो जो चोर है वो पहले कोई मॉडस ऑपरेंडी लेके आता है, लोगों को ठगता है, पुलिस थोड़ा पीछे रह जाती है। हमारे यहाँ कन्विक्शन साइबर क्रिमिनल्स का वो 3% भी नहीं है, 3% भी नहीं है। तो आप पकड़ भी लेते हैं साइबर क्रिमिनल को, और हमारी आईटी एक्ट है वो इतना कमज़ोर है, मुझे कोई इस बात पे गुरेज नहीं है कहने में, कि इतना कमज़ोर है कि उसको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। ज़्यादातर जो धाराएं वो अवेलेबल हैं, तो सज़ा दिलाना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस समय हार्डकोर साइबर क्रिमिनल्स को? ये सबसे रिलेवेंट पॉइंट यही है। मैंने इनफैक्ट यही बोलना था कि जब तक एक्ट और स्ट्रिंजेंट नहीं होता, और ख़ास तौर पे रिपीट ऑफेंडर्स के लिए, देखिए कोई भी क्राइम है, बड़े सारे क्रिमिनल हम जानते हैं क्योंकि स्पेशल सेल के कई कंपोनेंट्स हैं। बेसिक तो है एंटी टेरर, गैंग एंड ऑल। हम देखते हैं कि जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे या वायलेंट क्राइम करते थे, वो भी साइबर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्राइम तो क्राइम ही है। उन्हें लग रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ बहुत फेवरेबल है। वायलेंट क्राइम करने के लिए वेपन चाहिए, बहुत मुश्किल है उसको एग्जीक्यूट करना, प्लान करना, जाना, कन्विक्शन के भी चांसेस ज़्यादा हैं अगर पकड़े जाओ। यहाँ आप रिमोट जगह बैठे हो और अलग अलग मॉड्यूल हैं, साइलोज़ में काम कर रहे हैं। एक मॉड्यूल सिर्फ बैंक अकाउंट्स देख रहा है, एक सिर्फ म्यूल जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कर रहा है, एक सिर्फ डरा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ हो गई है, और इनफैक्ट आपने 3% कन्विक्शन जो बोला, जो रजिस्ट्रेशन है वो ओवरऑल, पहली बात तो रिपोर्टिंग 5% भी नहीं होगी टोटल ऑफेंसेस की, और फिर जो रिपोर्टिंग है उसकी 5% रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके कम करेंगे तो ये 0.1% कन्विक्शन भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो जब तक इसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि पहली बार जैसे होता है ग्रेडेड ऑफेंस होना चाहिए, जैसे नॉर्मल भी होता है, हमारे उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट मर्डर में जैसे और थर्ड मर्डर में कोई सेंटेंसिंग का फ़र्क नहीं है, लेकिन वाइट कॉलर ऑफेंसेस में ये ज़रूर होना चाहिए एज अ दिस थिंग कि जो आदमी रिपीट उसमें पकड़ा जाता है तो उसका ज़रूर वी शुड हैव मच मोर स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसको लगता है कि मैंने अगर किसी का 10 लाख 20 लाख निकलवा लिया और वो आदमी 10,000 रुपये महीने के अदरवाइज़ कहीं कमा नहीं पा रहा, उसको लगता है कि ठीक है अगर पकड़ा भी गया 2 महीने बाद बेल हो भी गई और 20-50 हज़ार फीस वगैरह पे लग गए, तो उसको तब भी एंड ऑफ द डे ही इज अ नेट बेनिफिशियरी इन इकोनॉमिक टर्म्स। अब मेरे डॉक्यूमेंट्री में जो स्कैमर से बात की वो 3-4 बार जेल काट के आ चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और है। अंदर भी जाके कोई बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हम देखते हैं, कहने की बातें आप जो मर्जी अंदर ट्रेनिंग कोर्स कराते रहो, कुछ कराते रहो, लेकिन अंदर जाके कोई रिफॉर्म नहीं होते। 99% लोग ज़्यादा हार्डन्ड ही होके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जाएगा उसको बड़ा झटका लगेगा, वो अगली बार ही और इंटेलिजेंटली क्राइम करता है कि अगली बार मैं ऐसा क्या करूं ताकि पकड़ा ही ना जाऊं। 99% ये हो रहा है। तो आई थिंक विद दी चेंजिंग टाइम्स वी विल हैव टू मे बी मॉडिफाई एंड मेक बेल कंडीशंस। और आपने जो FBI वाले केसेस बताया उसमें हमारे पास एक लैंडमार्क ऑर्डर हुए हैं। एक विक्टिम का ऑलमोस्ट $1 लाख उन्होंने चुराया था। तो पहली बार बेल कंडीशन इतनी स्ट्रिंजेंट हुई है कि उसको पूरा अमाउंट जो चीटेड था वो उसको जमा कराना था बेल सिक्योर करने के लिए, जो मास्टरमाइंड था। और रादर अब रिवर्स प्रॉब्लम हो गया, होता क्या है कि पैसे चले जाते हैं, पैसे वापस नहीं आते। इस केस में पैसे आ गए हैं, लेकिन FBI और उनकी एजेंसी को एक लीगल चैलेंज है कि उसको कैसे लेके जाएं बाहर। तो दैट इज अ वेरी आई वुड से, इसमें सारा हमारा जो साइबर यूनिट है उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा। तो उससे जो एक इम्प्यूनिटी लगती है कि आप यहाँ बैठे, इतने सैड केसेस हैं मतलब जहाँ पे उन्होंने US नेशनल्स, यूरोपियंस, खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स को चीट किया। अभी लास्ट वीक हमने केस दर्ज किया, एक लेडी थी लीजा एंड रॉथ, उसका $4,10,000 थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे उसके। तो जो आदमी इतना वनरेबल है,
आप उसको शिकार बनाना बड़ा कई बार इजी हो जाता है। एक और बड़ा इनका सैड केस था जिसमें एक यूएस नेशनल था हेनरी टोमिटा, उसने तो सुसाइड कमिट कर लिया। वो बुजुर्ग था, 90 ईयर एज थी उसकी, उसके बैंक में सिर्फ $91,000 सेविंग थी और उसने पूरा लेजर लिखा मरने से पहले। 3-4 महीने वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। हमें लगता है जैसे हमारे कंट्री में नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, मुश्किल। लेकिन अगर आप उसका लेजर पढ़ो, वो भी कभी अपनी सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पे जा रहा है, कभी एक पुलिस के पास जा रहा है, फिर कभी सेंट्रल। तो अल्टीमेटली जैसे हमें भी लगता है रिकवरी वहां भी मनी की नहीं हो पाती है। तो चैलेंज तो हर जगह वापस ममता जी, जब इन लोगों से बात हो रही थी इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज स्कैमर्स तक भी पहुंच गए। स्कैमर्स तो डरते नहीं। पहली बात तो आप उनसे मिले, एज अ जर्नलिस्ट 12 साल का करियर है मेरा, बड़े मुख्यमंत्रियों से लेके मंत्रियों से लेके सबके इंटरव्यूज किए होंगे, बट इनका इंटरव्यू करना, क्योंकि आप एज अ रिपोर्टर आप दिमाग पढ़ते हैं सामने वाला क्या बोलने वाला है, वो इतना शार्प है एक लड़का, वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसने यूट्यूब से देखा कि अमेरिकन कैसे बोलते हैं और यूट्यूब से सीख के उसने अमेरिकन को ड्यूप कर दिया। आप सोचिए कि वो पढ़ना लिखना नहीं आता है। आप नू में अभी इतना बड़ा राइट हुआ और इन साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर थाना फूंक दिया। उन्होंने कुछ नहीं फूका आसपास, उन्होंने साइबर थाना जो है वो टारगेट किया, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी रेड करी है और वरुण सिंगला ने वो रेड जो है लीड करी थी, एसपी नू थे तब। अब इनका कन्विक्शन कराना, आपने पकड़ लिया 120 बच्चे, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले छोड़ देते हैं, बता देते हैं, तो इनका कन्विक्शन कराना, अब कितना आपने पकड़ तो लिए 100, 120, 130, अब वो आईटी एक्ट में तो छूट जाएंगे, वही सवाल। अब इनको पकड़ा है, अब इनको सजा तो दिलवाई है, उनको एहसास तो हो कि उनको तो कह रहे हैं हम 2 महीने में छूट के आ गए, फिर करेंगे, खत्म ही नहीं हो रहा उनका। तो मैं यहाँ पर सौरभ जी एक बात कहना चाहूँगी, जो साइबर थाने फूकने की बात है मैं उसको थोड़ा करेक्शन करूँगी। अटेम्प्ट जरूर हुआ था, करीब 1500-2000 की भीड़ आई थी और उनका टारगेट साइबर थाना था। ये मैं मतलब मुझे बड़ा गर्व से मुझे फ़ख्र भी हो रहा है कि उस समय थाने के अंदर केवल 8 पुलिस पर्सनल थे और 8 पुलिस पर्सनल ने छत पे जाकर के एक बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरा आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए कि ये इंप्रेशन दिया कि पता नहीं कितनी फोर्स नहीं है और उन्होंने फायरिंग करके दे सस्टेन द क्राउड। वो जो भीड़ थी 1500-2000 की, उन्होंने 2 से ढाई घंटे उनको सस्टेन किया। बस को ला करके तोड़ने की कोशिश की, दीवार भी गिर गई, पर उन्होंने थाने के अंदर उनको एंटर होने नहीं दिया। जो हमारा डाटा था, हमारा एविडेंसेस था, जो भी हमारा टोटल केस रिलेटेड मटेरियल था, एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड, सेफ। तो वो जो है थाना इज़ वेरी मच सेफ, ऑल द एविडेंसेस आर वेरी मच सेफ, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे बहादुर जो हमारे पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने उसको बचा लिया। रही उसके बाद कन्विक्शन की, जो धालीवाल ने कहा है मैं उससे पूरी तरह एग्री करती हूँ। हमारे इस पर्टिकुलर रेट के बाद में मैं इतना कहूँगी कि क्योंकि ये बहुत टॉप लेवल से इनिशिएटिव था और वरुण ने इसे बहुत मेहनत की, तो जो हमारे हरियाणा के जो बेस्ट साइबर इन्वेस्टिगेशन के जो एक्सपर्ट हैं और उसमें हमने कुछ कंसल्टेंट्स की भी हमने हेल्प ली थी वरुण ने, क्योंकि पुलिस के जो आईओज हैं, बल्क जो केसेस का था, इट वाज मोर देन 200 केसेस जो हमने पिक किए थे और 200 केसेस वो थे जिनके लिंक कहीं ना कहीं नूह में जा रहे थे और उसको भी आइडेंटिफाई करके हमने 14 गांव को टारगेट किया था, जहां हर गांव में 3-3, 4-4 हमारे जो हमारे सस्पेक्ट्स थे। उनके इंटरोगेशन के बाद लगभग 250-300 के नाम और आए थे। ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि जो हमारी बेस्ट टीम्स हैं वो इसमें लगी हुई हैं और स्पेशली जो है उनको नूह में बिठाया गया है। अभी कंटिन्यूस रेट चल रही है। डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी वाली बात है कि कन्विक्शन लो है क्योंकि रिवार्ड मनी ज़्यादा है, पर आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना मुश्किल है। इस केस में जो फेक सिम मिले हैं, फेक सिम को जहाँ से इश्यू हुए हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन तक जाया जा रहा है। जो यूपीआईज मिली है, यूपीआईज को करीब 100 के करीब यूपीआईज भी मिली है, उसको भी आइडेंटिफाई करके एंड तक जाया जा रहा है। कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो हमारा एफर्ट है, राइट फ्रॉम सोर्स अप टू द लास्ट पर्सन हु वाज इन द चेन, सबको कनेक्ट करके और उसके लिए हमें जितने भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ी, जो हमारे फील्ड में हैं, जो हमारे पुलिस में है, जो हमने बाहर से भी एंगेज किए हुए हैं, जो हमें अपने तरीके से खुद प्रो बोनो भी कई लोग हमें हेल्प करें जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम जिस तरह से एक रेड हमने एक बहुत मेटिकुलसली प्लान करके इतनी बड़ी रेड की, और मैं इस बात को मतलब मुझे फ़ख्र है कहने में कि जब 5000 की रेड रूरल एरिया में गाँव के अंदर सुबह 3 बजे
आती है और अगर वो 5000 की फोर्स बिना किसी ह्यूमन राइट वायलेशन के या किसी और एलिगेशन के अगर सही सलामत अक्यूज्ड को लेकर के आती है तो इन इटसेल्फ इट इज अ बिग अचीवमेंट। नहीं तो पुलिस पे एलिगेशन आना बहुत आम बात है। पुलिस पर धारीवाल साहब, एक बहुत आम, जितने लोगों से विक्टिम से मुलाकात हुई और इतने लोग हर रोज मतलब यहाँ बैठे होंगे, सबके पास रोज कॉल आते हैं कि नहीं फ्रॉड, हाथ खड़ा कर दो, सबके पास आते हैं कि नहीं, क्रेडिट कार्ड से लेके बस ट्रक फोन खरीद दो, सबके पास कोई अछूता नहीं। आपके पास भी आते होंगे सर। लोगों की शिकायत है कि पुलिस मुकदमा नहीं लिखती। मैं नहीं, एक विक्टिम है हमारे साथ, वो, आप अपना नाम बताइए। हाँ, तो बताइए क्या हुआ आपके साथ। तो एक्चुअली मेरे फादर हैं, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने गलती से एक लिंक पे क्लिक कर दिया था। और पहले उनके अकाउंट से 300 रुपये कटे, फिर 300 रुपये कटे, एंड फिर वो अमाउंट बढ़ता गया और वो पूरा 16,000 तक पहुंच गया कुछ ही टाइम में, 1 घंटे में। मेरे पापा जो थे वो कॉल करते रहे बैंक वालों को, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। जब उन्होंने कॉल उठाया तब तक 16,000 रुपये जा चुके थे। तो इस बात को 1 महीना हो चुका है, बैंक वाले कह रहे हैं कि हम अपनी पुलिस ने लिखा, मुकदमा लिखा पुलिस ने? नहीं, वो नहीं हुआ सर। देखिए 16,000 रुपये में तो मतलब मैं पत्रकार के तौर पर बता रहा हूँ, मतलब लिखेंगे ही नहीं, FIR ही नहीं होगी। 16,000 रुपये तो क्या है, अरे आप ध्यान रखो, आपने खुद लिंक क्लिक कर दिया। लोगों की शिकायत है, कन्विक्शन तो आप बाद में करा लीजिए। मुकदमा 1.7% केसेस में होता है, ये डेटा है सरकारी। 100 लोग शिकायत लेकर के आते हैं कि हमारे पास देखिए हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ, 1-2 लोगों का भी आप लोग मुकदमा नहीं लिखते। आप लोग इन द सेंस, मैं एक पुलिस महकमे की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी शिकायत लोगों की कि मुकदमे नहीं लिखे जाते साइबर फ्रॉड्स में। उनके रजिस्ट्रेशन लो है, इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। सर मान रहे हैं आप लोकल पुलिस का, चूंकि आप IPS ऑफिसर हैं, आप भी IPS ऑफिसर हैं, आप लोग बड़ी चीज़ों पर आपने पकड़ ले, कन्विक्शन कराना है, आप उस पॉलिसी लेवल पे तो कर लेते हैं। लेकिन जो लोकल पुलिस है, इनका हमने देखा है बहुत, इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ में एक कनाइवेंस होता है। मैं चूंकि कर रहा हूं और एक बहुत जर्नलिस्टिक बात है, तो लोकल पुलिस को कैसे सेंसिटाइज कर रहे हैं आप लोग कि वो मिल ना जाएं? क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल जिनसे हम बात करिए, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो फोर्स है बहुत मेहनत करती है, लेकिन कुछ लोग की वजह से पूरी फोर्स बदनाम नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों को पता होता है कि ये कर रहा है इस गांव में, ये कर रहा है उस गांव में, इसीलिए इन्होंने पूरी जो 5,000 की रेड रखी उसमें लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। तो पुलिस को कैसे सेंसिटाइज कर रहे हैं आप लोग दिल्ली में, चूंकि आपका एक डिपार्टमेंट है इसके लिए, तो वो लोकल पुलिस कैसे सेंसिटिव रहे और अपनी इंटीग्रिटी बना के रखे, वो कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली कुछ अनफॉर्चुनेटली पूरे कंट्री में ना कुछ पॉकेट्स बन गई हैं या आइडेंटिफाई हो गई हैं, जैसे जामतारा का हाईलाइट हुआ या नूह का रीजन हुआ, हर जगह है। लेकिन जिस तरीके का मास जो लोगों की टारगेटिंग वाला है, वो ऐसी कोई पॉकेट, मतलब हर आदमी कहेगा कि उसके एरिया में नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हमारे एरिया में रिपोर्ट होती है तो उस पर तो मतलब लोकल हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड, जैसा आप कह रहे हैं, मतलब जैसा कुछ रीजन्स में आइडेंटिफाइड है, तो ऐसा कोई मतलब हमारे उसमें नहीं है। लेकिन टू हैव अ वाइडर रीच ऑफ साइबर पुलिस, अब दिल्ली में हर एक ज़िले में एक एक साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया गया है और उनका मैंडेट भी जो नोडल साइबर यूनिट का है वही मैंडेट उनका है। तो एज फार एज पीपल्स एक्सेस इज कंसर्न्ड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो दे मस्ट एस्केलेट देयर कंप्लेंट टू द सीनियर ऑफिसर्स। जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक बात पुलिस पर सवाल उठते हैं, नहीं पुलिस पे सवाल उठते हैं, पर पुलिस पे अगर सवाल उठते हैं तो उसका ये कहना है कि बिकॉज देयर इज अ कनाइवेंस और देयर इज अ करप्शन, मैं थोड़ा सा उसमें अपने विचार थोड़ा सा आई डोंट एग्री विद दिस, स्पेशली विद व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम। एक्सेप्शंस जो है, एक्सेप्शंस तो हर सर्विस में होते हैं, पुलिस भी कोई ऐसा नहीं अपवाद है, पुलिस अपवाद नहीं है। लोअर लेवल पे हो सकता है कोई हमारा कोई पुलिस कर्मचारी वंस वाइल किसी के साथ मिला हो, वो साइबर संगठित अपराध तो पुलिस के नाक के नीचे पनप नहीं सकता, ये संगठित अपराध है। नहीं, मैं आपसे इसी बात पे कह रही हूँ, अगर आप ये सवाल मुझसे कहें कि जैसे लीकर माफिया चल रहा है या माइन माफिया चल रहा है या कोई इस तरह का अपराध है जो विजिबल अपराध है, तो मैं आपकी पूरी इस बात से सहमत हूँ कि बिना लोकल पुलिस की कनाइवेंस के इस तरह का माफिया, ड्रग का माफिया, लीकर का माफिया, माइनिंग का माफिया नहीं चल सकता।
साइबर क्राइम जो होता है, आपको पता है, खुद आपने ये बात कही है कि अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जाके करता है। अगर वो इतना ही संगठित है और हमारे ऑर्गेनाइज कनाइवेंस है, तो वो 10 किलोमीटर क्यों पार करके जा रहा है? वो अपने घर से ही करे। आपका ही ये आपकी डॉक्यूमेंट्री में आपने बात कही है कि वो 10 किलोमीटर जाके अपना टेरेन बता रहा है। हाँ, मैं यही कह रही हूँ। साइबर जो है, आप देखिए, एक वर्चुअल स्पेस में जाकर के क्राइम हो रहा है। ये विजिबल क्राइम नहीं है कि कनाइवेंस आप इमीडिएटली प्रूव करो। एक वर्चुअल स्पेस में जाकर के हो रहा है। सिम वो कहाँ जाकर के ले रहा है? जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो सिम थे मोस्टली बाहर के थे, लोकल सिम नहीं ज़्यादा थे। बाहर से कहीं से सिम ला रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जाके वो कॉल कर रहे हैं। तो लोकल कनाइवेंस में ऑर्गेनाइज साइबर के मैटर में मैं इस बात पे मैं थोड़ा असहमत होती हूँ। रही उसकी बात, You are well in your right to defend your force. नहीं, I should, because wherever my force is wrong, I should be the first person to indict them. But where, दूसरा रही लो रजिस्ट्रेशन की बात। अब मैं आपको छोटा सा उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हमारे यहाँ पर जैसे बताया साइबर सेल है, साइबर पुलिस स्टेशंस भी बन गए हैं, और अब तो हमारे हरियाणा में हर जिले में हमने साइबर पुलिस स्टेशंस बनाए। उसके अलावा साइबर सेल हेडक्वार्टर पे भी एडीजी रैंक के ऑफिसर उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद लेट अस कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। छोटा सा एक डाटा देती हूँ कि अगर हम एनसीआरबी का डाटा 23 अगस्त यानी 2 दिन पहले तक का देखते हैं, तो 10 लाख कंप्लेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। 10 लाख, उसमें से लगभग 15,000 जो है एफआईआर में कन्वर्ट हुई है। 20,000 के करीब क्लोज हो चुकी है। अब होता क्या है कि जब आपका साइबर सेल में या उसमें व्यक्ति जाता है, दिन में रोज 10, 15, 20 जा रहे हैं, किसी का 200 जा रहा है, तो किसी का 2,000 जा रहा है, तो किसी का 16,000 जा रहा है। और जब 10, 15 और आईओ कितने हैं? लिमिटेड आपके उस थाने में 15, फोर्स की कमी है। और उसमें एक प्रोविज़न है, आईटी एक्ट का एक जो बहुत कंस्ट्रेन है, जो एज अ पुलिस ऑफिसर मैं कह सकती हूँ। उसमें रूल है, हु इज़ एम्पावर्ड टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट? इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर के नीचे वाला रेड करने नहीं जा सकता, इंस्पेक्टर के नीचे वाला अरेस्ट नहीं कर सकता है। हाउ मेनी इंस्पेक्टर्स डू वी हैव? तो नॉर्मली क्या होता है, कनाइवेंस नहीं, काउंसलिंग है। काउंसलिंग क्या है कि 10,000 के लिए तू चक्कर काटेगा, एफआईआर कराएगा, तेरे को केस लड़ना पड़ेगा। सो डिस्करेज करते हैं, उससे मना नहीं करती हूँ, डिस्करेज करते हैं, करते होंगे, पर करप्शन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस माइट बी। खत्म करते हैं सर, सोल्यूशन बताइए। अमित जी, डॉक्यूमेंट्री हमने दिखा दी, लोग देख रहे हैं, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बताइए। आप तो एक इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, बिल्कुल सोल्यूशन क्या है? 2-3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैम ने कहा, सर ने बोला, डेफिनेटली जो पुलिस फोर्स है उसके पास लोड बहुत है, और सारे केस रजिस्टर कर भी लेंगे तो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि हर केस पे इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। अभी जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वही सारे इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाते। तो प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा नंबर्स है। दूसरा जो एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि पुलिस फोर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हम लोग क्या टेस्ट करते हैं। जो अभी आज भी हमारे कांस्टेबल हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया या थोड़ा सा, यहाँ पर चीज़ अलग है, वो चीज़ टेस्ट नहीं होती है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि अब जो आ गए उनको हम सिखा दें, वो उस माइंडसेट से आया नहीं है। तो हम कितना भी ट्रेन करा लें, कितना भी कुछ कर लें, वो उस माइंडसेट से आया ही नहीं था। वो हमेशा उसको साइड जॉब की तरह लेता है, या जबरदस्ती सोचता है कि पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी मुझे तो साइबर में। ये एक माइंडसेट है जो मैं चूंकि डील करता हूँ, तो वो एक्सेल करने की कोशिश नहीं करता उसमें। और ये बहुत बहुत एफर्ट चाहिए इसमें। जितने लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी साइबर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत पढ़ाई की, तब जाके उस लेवल पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है, और सर चूंकि यहाँ है इसलिए कि हमें एक स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस रखना होगा सिर्फ साइबर के लिए। और उसमें हम चाहे बीटेक को लें, चाहे हम इंजीनियर लें, या जो भी ग्रेजुएट हो, मतलब उसको हिसाब से ट्रेन थोड़ा सा पहले होना चाहिए, और तभी हम उसको लें, तो फिर शायद रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सर आप कंक्लूड करिए, हमें सोल्यूशन, आम जनता जो आपको इस वक्त एनडीटीवी के माध्यम से सुन रही है, सोल्यूशन क्या है? हम, क्योंकि सर ने जब बहुत अच्छा पॉइंट बोला डॉक्यूमेंट्री में कि आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे और वो उस गलती पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ आपको पासपोर्ट बनाने से लेकर के, आधार से लेकर के, हर चीज़ ऑनलाइन है, और आप कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। दोनों तरफ से इसको टैकल करना पड़ेगा। एक तो प्रिवेंशन, जो मैंने कहा कि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसे हम लोग अभी एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एनसीआरबी के साथ मिलकर एक जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें एक बुकलेट लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग, हाउ पीपल शुड बी केयरफुल। The other thing which I'm not an IPS officer, but I was additional chief secretary home in my state, so I dealt with them. I think there is a big issue of coordination between the departments of IT, the police department, their field officers and other experts in the sector. जैसा इन्होंने एकदम सही फरमाया कि जो रिक्रूट हो रहा है is not an expert.
The IPS officers are from IIT Kanpur and other places who are tuned to this thing. But नीचे के लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है वो एकदम लैक उसका दिखता था जब मैं होम सेक्रेटरी था। तो मतलब एवरीबडी it's not only in India, it's happens overseas also. इंडिया ने ओवरसीज एग्जांपल दिए between the FBI and the county police and the local police। वो जैसे एक जो बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया उसका एग्जांपल दे रहे थे, तो उसने भी बेचारे ने कभी इधर कंप्लेंट की कभी उधर। सो एक now there is a system in the US, I think it's called the Sentinel or something, where any such crime, it goes to a portal and it creates a database of repeat offenders. So अगर दूसरे जगह कहीं वो आ रहा है तो उसका तुरंत वो चेक हो जाता है कि this guy was involved in such crime. So I think the coordination and prevention are the two big issues, and I think police is doing a great job, so we should compliment them. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो हमारी ये डॉक्यूमेंट्री है साइबर क्राइम के ऊपर, इनसाइड इंडियाज OTP माफिया फ्रॉम नूह टू न्यूयॉर्क। NDTV प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग शुक्रवार रात 8 बजे इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। NDTV इंडिया, NDTV इंग्लिश, हमारे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर देखें और हमेशा सचेत रहें, अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करें। आप लोगों की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। बाकी सरकार कोशिश कर रही है और पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन हमें खुद सचेत रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको एक OTP आया होगा। आपको अलर्ट पे रहना है। एवरी डे वी गेट